साथियों, व्याकरण की प्रश्नोत्तरी सीरीज में हम 2 क्लास देख चुके हैं और उन 2 क्लासों में मतलब पहली क्लास में हमने 30 क्वेश्चन देखा, फिर दूसरी क्लास में भी हमने 30 क्वेश्चन देखा। कुल 60 प्रश्नों को हम देख चुके हैं। वो 60 प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण और बहुत ही चुनिंदा हैं। अब हम आगे के 30 प्रश्नों को देखेंगे, जो कि प्रारंभ होगा क्वेश्चन नंबर 61 से, और ये सीरीज निरंतर जारी रहेगी। इसको आप देखिए, इसका लाभ उठाइए। ये मेरे द्वारा अलग से संकलित किए गए हैं, ये किसी प्रैक्टिस सेट से नहीं लिए गए हैं, इसलिए ये आपके लिए बहुत उपयोगी और बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। प्रश्न नंबर 61 से हम देखते हैं, कार्य निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा पुल्लिंग शब्द है। पुल्लिंग शब्द इसमें बताना है आपको। घास है, आय है, व्यय, नहर, इसमें से पुल्लिंग शब्द आपको बताना है। तो आप अनुमान लगाइए, आकलन करिए, सही उत्तर की पहचान करिए, कौन सा उत्तर इसका सही होगा। तो इसमें देखिए, जो है घास पुल्लिंग शब्द नहीं है, घास नहीं है, ठीक है, ये गलत हो गया। आय भी पुल्लिंग शब्द नहीं है, इसमें जो है पुल्लिंग शब्द हो जाएगा व्यय। पुल्लिंग शब्द क्या हो जाएगा? व्यय, ठीक है, पुल्लिंग शब्द हो जाएगा व्यय। इसमें ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी सही, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा असत्य है। संस्कृत में 3 वचन होते हैं, हिंदी में 2 वचन होते हैं, हिंदी में 2 लिंग होते हैं, संस्कृत में हिंदी की तरह 2 लिंग होते हैं। ये देखिए असत्य कथन है। जो 4 नंबर ऑप्शन है ये असत्य कथन है, क्योंकि संस्कृत में हिंदी की तरह 2 लिंग नहीं होते हैं, अपितु 3 लिंग होते हैं। स्त्रीलिंग, पुल्लिंग और नपुंसक लिंग, ये संस्कृत में 3 लिंग होते हैं। तो इसमें ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी सही। हिंदी में तो 2 लिंग होते हैं, लेकिन संस्कृत में 3 लिंग होते हैं, और संस्कृत में 3 वचन भी होते हैं और हिंदी में 2 वचन होते हैं। ये दोनों विकल्प सही हैं, ठीक है। हिंदी के शब्दों का लिंग निर्धारण किसके आधार पर होता है। प्रश्न नंबर 63 है, हिंदी के शब्दों का लिंग निर्धारण किसके आधार पर होता है। देखिए कितने चुनिंदा प्रश्न है ये, कितने सारगर्भित हैं और बहुत ही एहतियात से, यानी कि जिन प्रश्नों में हमको परेशानी होती है उन्हीं प्रश्नों को हमने आपके लिए सेलेक्ट किया है। जिन प्रश्नों को हमको लगता है कि नहीं इसमें कुछ स्तर है, इसका कुछ में कुछ दम है, तो उन्हीं प्रश्नों को हम आपके लिए संकलित करते हैं। हिंदी के शब्दों का लिंग निर्धारण किसके आधार पर होता है, ये आपको बताना है। प्रत्यय के आधार पर, संज्ञा के आधार पर, क्रिया के आधार पर, सर्वनाम के आधार पर। 4 विकल्प ये दिए गए हैं, इसी में से आपको चयन करना है। शब्दों का लिंग निर्धारण किसके आधार पर होता है, तो ये इसमें सी ऑप्शन सही हो जाएगा। इसमें सी ऑप्शन सही हो जाएगा, ये क्रिया के आधार पे। क्या सही हो जाएगा इसमें? क्रिया के आधार पर, सी ऑप्शन। हिंदी के शब्दों का लिंग निर्धारण किसके आधार पर होता है, तो क्रिया के आधार पर होता है, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, वह अगले साल आएगा कारक का कितना महत्वपूर्ण प्रश्न है। देखने में आपको छोटा लग सकता है, लेकिन ये आसान है नहीं। अगर आपको आसान लग रहा है तो इसके उत्तर की पहचान आप करें और कमेंट बॉक्स में बताएं। वह अगले साल आएगा, इसमें कौन सा कारक है। इसमें अपादान कारक है, इसमें संबंध कारक है, इसमें अधिकरण कारक है, या इसमें कर्म कारक है, ये आपको बताना है। तो इसमें जो है इसमें हो जाएगा अधिकरण कारक। इसमें जो हो जाएगा अधिकरण कारक, ठीक है। वह अगले साल आएगा, इसमें हो जाएगा अधिकरण कारक, ठीक है। गरीबों की सहायता करो, इसमें गरीब शब्द का संबंध है, मतलब गरीब शब्द क्या है? विशेषण है, विशेष्य है, जातिवाचक संज्ञा है, भाववाचक संज्ञा है। गरीबों की सहायता करो, इसमें गरीब शब्द क्या है? मतलब इसी शब्द के बारे में पूछा गया है। गरीब शब्द क्या है? विशेषण है, विशेष्य है, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा है। इसमें देखिए, गरीब एक जाति है, एक हम लोग कहते हैं कि हम गरीब जाति में पैदा हो गए हैं, नहीं शब्द कहते हैं, तो ये जातिवाचक संज्ञा हो जाएगा। गरीब शब्द क्या हो जाएगा? जातिवाचक संज्ञा हो जाएगा, ठीक है।
मैं 3 मिनट में आ रहा हूँ, मैं 3 मिनट में आ रहा हूँ, ये आपको बताना है। ये भी बहुत महत्वपूर्ण, बहुत उपयोगी प्रश्न है। आसान लग सकते हैं सब प्रश्न आपको, लेकिन करने में आसान नहीं होंगे। मैं 3 मिनट में आ रहा हूँ, क्योंकि हमने ऐसे ही प्रश्नों का चयन ही किया है जो देखने में आसान लगे लेकिन आप आसानी से कर ना पाएँ। ये प्रश्न नंबर 66 में हो जाएगा संप्रदान कारक। संप्रदान कारक प्रश्न नंबर 66 में हो जाएगा संप्रदान कारक। अभी तक आपने, हमको लगता है अधिकांश लोगों ने ये ही पढ़ा होगा कि जिसमें कोई दान दिया जाता है, जिसमें कर्ता अपने कर्म के द्वारा किसी को संतुष्ट करता है, उसी में संप्रदान कारक जो है होता है। लेकिन इसमें देखिए, मैं 3 मिनट में आ रहा हूँ, इसमें जो है हो जाएगा संप्रदान कारक। और ये कारक के किस नियम के अंतर्गत होगा, ये चीज़ आप कमेंट करके बताएंगे। आपके कमेंट का हम इंतज़ार करेंगे। ये किस नियम के तहत होगा, मैं 3 मिनट में आ रहा हूँ, इसमें संप्रदान कारक है। अगला प्रश्न देखिए, राम सीता से सुंदर है। तुलना है इसमें, देखिए ध्यान दीजिए, इसमें तुलना किया गया है, तो इसमें कौन सा कारक हो जाएगा? करण कारक, अपादान कारक, संप्रदान कारक और संबंध कारक। ठीक है, 4 ऑप्शन इसमें भी है, करण कारक, अपादान कारक, संप्रदान कारक और संबंध कारक। तो इसमें हो जाएगा अपादान कारक। इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी सही। राम सीता से सुंदर है, जहाँ देखिए अलगाव होता है और जहाँ तुलना होती है, जहाँ अलगाव हो और तुलना हो वहाँ पे होगा कौन सा कारक? अपादान कारक। जहाँ अलगाव हो और जहाँ तुलना हो वहाँ हो जाएगा अपादान कारक। ठीक है, प्रश्न नंबर 68 देखिए, उस जगह सभा होने जा रही है, रेखांकित पद में कौन सा परसर्ग है? उस जगह सभा होने जा रही है, रेखांकित पद में कौन सा परसर्ग है? इसमें पूछा गया है, ये जो दूसरे कलर में है, उस जगह सभा होने जा रही है, रेखांकित पद में कौन सा परसर्ग है? प्रश्न नंबर 68 है, करण होगा, अधिकरण होगा, संप्रदान होगा या अपादान होगा? तो इसमें हो जाएगा उस जगह सभा होने जा रही है, इसमें हो जाएगा अधिकरण। इसमें हो जाएगा क्या? इसमें हो जाएगा अधिकरण। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। उस जगह सभा होने जा रही है, इसमें हो जाएगा अधिकरण। हिंदी में मूल सर्वनामों की संख्या कितनी है? हिंदी में मूल सर्वनामों की संख्या कितनी है? तो हिंदी में मूल सर्वनामों की संख्या है 11। कितनी? 11। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। और संज्ञा की संख्या पूछ लिया जाए, संज्ञा की संख्या कितनी होगी? 5। सर्वनाम की संख्या कितनी होगी? 11। ठीक है, याद रखेंगे, ये सब आप प्रकार पूछ लिया जाता है। मुझे शब्द में किस प्रकार का सर्वनाम है? मुझे शब्द में किस प्रकार का सर्वनाम है? ये देखिए महत्वपूर्ण प्रश्न है। मुझे शब्द में किस प्रकार का सर्वनाम है? 70 नंबर प्रश्न है। देखिए, ये जो मुझे शब्द है, ये स्वयं के लिए प्रयोग किया गया है। स्वयं के लिए, जैसे जो शब्द होते हैं, जैसे मैं, मुझे, हम, ये सब शब्द स्वयं के लिए प्रयोग किए जाते हैं। और जो शब्द स्वयं के लिए प्रयोग किए जाते हैं उसमें होता है उत्तम पुरुष। जो शब्द स्वयं के लिए प्रयोग किए जाते हैं उसमें होता है उत्तम पुरुष। तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सही। ठीक है, अच्छा ठीक है, और आगे भी देख लीजिए, जिससे हम बात करते हैं, मतलब जो हमारे सामने हो, तो जैसे तू, तुम, तुमने, इन शब्दों में हो जाएगा मध्यम पुरुष। इनमें क्या हो जाएगा? मध्यम पुरुष। ठीक है, स्वयं के लिए हम जो प्रयोग शब्द करेंगे वो उसमें हो जाएगा उत्तम पुरुष।
जिससे हम बात करते हैं, यानी कि सेकंड पर्सन के लिए तू तुम तुमने के लिए हो जाएगा मध्यम पुरुष, और जो तीसरा व्यक्ति रहेगा जो मौके पे वहाँ मौजूद नहीं है, जिसके संबंध में हम बात करेंगे, जैसे वह, उन, उनका, इन शब्दों के लिए हो जाएगा, देखिए वह, उन, उनका, इन शब्दों के लिए हो जाएगा अन्य पुरुष, इन शब्दों के लिए हो जाएगा अन्य पुरुष। तो ये सारी चीज़ें आप ध्यान रखेंगे, महत्वपूर्ण है। प्रयोग की दृष्टि से सर्वनाम, प्रयोग की दृष्टि से सर्वनाम कितने प्रकार के होते हैं ये आपको बताना है। प्रयोग की दृष्टि से सर्वनाम कितने प्रकार के होते हैं ये आपको बताना है। प्रश्न नंबर 71 है। तो प्रयोग की दृष्टि से सर्वनाम होते हैं 6 प्रकार के। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा इसमें। प्रयोग की दृष्टि से सर्वनाम के प्रकार होते हैं 6। ठीक है। अब इसमें पूछ लिया जाए यदि कभी ये कि प्रयोग की दृष्टि से सर्वनाम कितने प्रकार के होते हैं, तब तो आप बता देंगे आसानी से कि प्रयोग की दृष्टि से सर्वनाम 6 प्रकार के होते हैं। लेकिन अगर ये पूछ लिया जाए कि कौन कौन से होते हैं, तो आप बताएंगे, देखिए पहला आप बताएंगे पुरुषवाचक, पहला आप बताएंगे पुरुषवाचक, दूसरा आप बता देंगे निश्चयवाचक, दूसरा आप बता देंगे निश्चयवाचक, तीसरा आप बता देंगे अनिश्चयवाचक, तीसरा आप बता देंगे अनिश्चयवाचक, चौथा आप बता देंगे प्रश्नवाचक, चौथा आप बता देंगे प्रश्नवाचक, पांचवा आप बता देंगे संबंधवाचक, पांचवा आप बता देंगे संबंधवाचक, और छठा आप बता देंगे निजवाचक, निजवाचक। यानी कि सर्वनाम जो है प्रयोग के दृष्टि से हो जाएंगे 6 प्रकार के। ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। हम ताजमहल देखने जाएंगे, रेखांकित पद में कौन सा सर्वनाम है? प्रश्न नंबर 72 है। हम ताजमहल देखने जाएंगे, रेखांकित पद में कौन सा समास है, कौन सा सर्वनाम है? इसमें निजवाचक, पुरुषवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक 4 विकल्प हैं। तो हम ताजमहल देखने जाएंगे, इसमें हो जाएगा पुरुषवाचक, इसमें हो जाएगा पुरुषवाचक सर्वनाम। ठीक है। ऑप्शन नंबर जो है बी सही हो जाएगा। इसमें जो लोग कंफ्यूज होंगे निजवाचक और निजवाचक में कंफ्यूज होंगे और पुरुषवाचक में कंफ्यूज होंगे। ठीक है। जो निजवाचक सर्वनाम होता है उसमें जो है आप, स्वयं और खुद, आप, स्वयं और खुद शब्द जिसमें प्रयोग में आ जाए, आप, स्वयं, खुद के संबंध में जो शब्द आ जाते हैं उसमें जो है निजवाचक सर्वनाम हो जाता है। ठीक है। उसमें जो है निजवाचक सर्वनाम प्रयोग में होता है। और पुरुषवाचक सर्वनाम जैसे जिसमें मैं आ गया, हम आ गया, तू, तुम, जो हमने अभी आपको बताया, प्रथम पुरुष, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, ये सारे शब्दावली जिसमें आ जाएंगे वो हो जाएगा उसमें पुरुषवाचक, उसमें पुरुषवाचक हो जाएगा। उसको आप ध्यान रखें। उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष, ये वाली शब्दावली जिसमें प्रयोग में आ जाएगी उसमें हो जाएगा पुरुषवाचक। और जिसमें निजवाचक मतलब जब हम स्वयं खुद के लिए, आप, इस, ये सारी शब्दावली को जो हम देखेंगे तो इसमें हो जाएगा, इसमें हो जाएगा निजवाचक। गीता सुंदर है, गीता सुंदर है, इसमें विशेष क्या है? आसान है ये तो। हमको लगता है कि इस सीरीज की 61 से 90 तक के क्वेश्चन की ये सबसे आसान प्रश्न होने वाला है। गीता सुंदर है, इसमें विशेष क्या है? विशेष क्या होता है पहले आप ये जान लीजिए। एक विशेष होता है, एक विशेषण होता है। तो विशेष जो है वो है जिसकी विशेषता बताई जाती है, वो विशेष है। जिसकी विशेषता बताई जाती है वो होता है विशेष। तो इसमें विशेषता किसकी बताई जा रही है? गीता की। गीता सुंदर है, किसकी विशेषता बताई जा रही है? गीता की। तो इसमें ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। और विशेषण कौन होता है? जिन शब्दों से विशेषता बताई जाती हो। किस शब्द से विशेषता बताई जा रही है? सुंदरता से। सुंदर से विशेषता बताई जा रही है तो इसमें सुंदर शब्द जो है वो विशेषण हो जाएगा। ठीक है। आसान सा प्रश्न है। विशेषण के कितने प्रकार होते हैं ये आप बताइए। विशेषण के कितने प्रकार होते हैं? 2, 3, 4, 5 प्रकार वाले प्रश्न जरूर पूछ लिए जाते हैं। इसीलिए हम सभी जो संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण जो भी आ रहे हैं टॉपिक, उसके प्रकार जरूर आपसे चर्चा कर रहे हैं। तो विशेषण जो है कितने प्रकार के होते हैं? 4 विशेषण होते हैं 4 प्रकार के।
अच्छा, क्या आप ये भी जानना चाह रहे हैं कि वो 4 प्रकार कौन कौन से हैं? बहुत लोग जान रहे होंगे, लेकिन जो लोग नहीं जान रहे उनको हम बता दें जानकारी के लिए। तो जैसे एक होता है गुणवाचक विशेषण, एक होता है गुणवाचक विशेषण, ठीक है। एक होता है विशेषण संख्यावाचक, एक संख्यावाचक विशेषण होता है। एक विशेषण होगा परिमाणवाचक, एक विशेषण होगा परिमाणवाचक, एक विशेषण होगा संकेतवाचक, संकेतवाचक। ये 4 विशेषण हो गए, गुणवाचक, संख्यावाचक, परिमाणवाचक, संकेतवाचक। तो विशेषण कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के, 4 प्रकार के, ठीक है। तितली के समान खाली स्थान को भरिए। ये देखिए, कभी विशेषण का प्रयोग करने को आ जाए तो तितली के समान ये विशेषता है। तितली कैसी होती है? तितली के लिए कौन सा विशेषण प्रयोग किया जा सकता है? भड़कीला, उद्योगी, मंदगति या काला। तो तितली जो है, तितली जो है वो होती है भड़कीला, तितली जो है वो होती है भड़कीला। तो खाली स्थान में हम प्रयोग कर देंगे ए वाला ऑप्शन, तितली के समान भड़कीला होता है, ठीक है। अब देखिए, सेम इसी पैटर्न का प्रश्न है, वायु के समान क्या आप लगाएंगे? वायु के समान, वायु के समान जो है हल्का होगा, ठंडा होगा, सफ़ेद होगा, भारी होगा। तो वायु में कौन सी विशेषता आप देखते हैं? वायु के समान कौन सी विशेषता का प्रयोग हम खाली स्थान पे कर सकते हैं जो यथोचित होगा? तो वायु के समान आप करेंगे प्रयोग हल्का, वायु के समान हल्का, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, ठीक है। 76 में ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आप देखिए, मेंढक के समान, मेंढक के समान क्या होगा? 77 नंबर प्रश्न। डरपोक, बेडौल, सीधा, साहस। मेंढक के समान कौन सी विशेषता का आप प्रयोग करेंगे? तो ये प्रश्न सही होगा आपका। तो मेंढक के समान आप प्रयोग करेंगे बेडौल, मेंढक के समान आप प्रयोग करेंगे बेडौल, यानी कि ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा इसमें, ठीक है। निवेदित, निवेदित क्या है? विशेष है, विशेषण है, दोनों है, इसमें से कोई नहीं है, ठीक है। निवेदित जो है इसमें शब्द कौन सा है? निवेदित शब्द देखिए बना है निवेदन से, निवेदित शब्द जो बना है, निवेदित शब्द बना है किस शब्द से? निवेदन से ये बना है। और निवेदन क्या है? निवेदन है विशेष, निवेदन है विशेष। और निवेदित शब्द क्या हो जाएगा? निवेदित है विशेषण, निवेदित जो है वो है विशेषण, ठीक है। इसमें ये सही हो जाएगा, इसमें दोनों विकल्प नहीं सही होगा, इसमें जो है बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। निवेदित शब्द जो है वो विशेषण है और ये बना है किससे? निवेदन से। अगर निवेदन पूछ लिया जाएगा तो आप जो है ए वाला ऑप्शन सही कर देंगे, विशेष से हो जाएगा, ठीक है। प्रयोग के आधार पर पांडु शब्द क्या है? प्रयोग के आधार पर पांडु शब्द क्या है? ये कोई भी प्रश्न आपके लिए आसान नहीं होने वाले हैं, सब प्रश्न बिल्कुल चुन चुन करके बहुत ही सिलेक्टिव तरीके से बनाए गए हैं। पांडु शब्द प्रयोग के आधार पर पांडु शब्द क्या होगा? देखिए, पांडु शब्द को हम विशेष के रूप में भी प्रयोग कर सकते हैं, विशेषण के रूप में भी प्रयोग कर सकते हैं। जो पांडु शब्द है बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत महत्वपूर्ण है, इसको आप जरूर ध्यान रखें। तो इसमें जो है ये वाला विकल्प सही हो जाएगा, दोनों सही है, दोनों सही है। इसमें क्या सही हो जाएगा? दोनों सही है, क्योंकि इसको जो है हम विशेष और विशेषण दोनों रूपों में प्रयोग कर सकते हैं। ये एक ऐसा शब्द है, इसको आप अपनी जरूर स्मृति में बनाए रखें। सरीखा शब्द में कौन सा विशेषण है? सरीखा शब्द में कौन सा विशेषण है? गणनावाचक विशेषण, गणनावाचक विशेषण देखिए 2 बार आ गया है। समुदायवाचक विशेषण और क्रमवाचक विशेषण, 80 नंबर प्रश्न है। इसमें देखिए जो एक गणनावाचक विशेषण है, एक इसमें गलत हो गया है, एक होना चाहिए गुणवाचक, एक इसमें विकल्प होना चाहिए गुणवाचक विशेषण है, गुणवाचक, ठीक है।
तो सरीखा में कौन सा विशेषण होगा, ये आपसे पूछ लिया जाए तो सरीखा में हो जाएगा गुणवाचक विशेषण, गणनावाचक नहीं होगा, ध्यान देंगे आप लोग। सरीखा में हो जाएगा गुणवाचक विशेषण, ठीक है। तीसरा शब्द में विशेषण है, तीसरा शब्द में कौन सा विशेषण है ये आपको बताना है। प्रश्न नंबर 81, तीसरा शब्द में कौन सा विशेषण है। तीसरा शब्द में कौन सा विशेषण है, तो ये देखिए प्रश्न नंबर 81 है, गणनावाचक, क्रमवाचक, गणनावाचक या दोनों है, ठीक है, ये बताना है। तो तीसरा शब्द में जो है क्रम का बोध हो रहा है, जैसे पहला दूसरा तीसरा, तो इसमें जो है क्रम का बोध हो रहा है, तो इसमें हो जाएगा क्रमवाचक, इसमें हो जाएगा तीसरा शब्द में विशेषण जो है वो क्रमवाचक हो जाएगा। अच्छा, गणनावाचक विशेषण कहाँ होगा, गणनावाचक विशेषण कहाँ होगा, जहाँ वस्तुओं की गणना की जाती है, जहाँ वस्तुओं की गणना की जाती है वहाँ गणनावाचक हो जाएगा। गणना लिखा जाएगा इस तरह से, लेकिन ये टाइपिंग मिस्टेक है, गणनावाचक विशेषण इस तरह से लिखा जाएगा, ये भी गलत लिख दिए हैं। ये गणनावाचक विशेषण जो है इस तरह से लिखा जाएगा, और इसमें जहाँ वस्तुओं की गणना की जाती है और जहाँ क्रम के अनुसार गणना का बोध हो, जहाँ क्रम के अनुसार गणना का बोध हो वहाँ हो जाएगा क्रमवाचक, और जहाँ वस्तुओं की गणना का बोध हो वहाँ हो जाएगा गणनावाचक। तो इस वाले विकल्प में आप ध्यान देंगे, इसमें सही होगा ए वाला ऑप्शन, ठीक है, इसमें सही होगा ए वाला ऑप्शन। गुणवाचक विशेषण के कितने भेद होते हैं, अभी हमने आपको बताया था विशेषण कितने प्रकार के होते हैं, 4 प्रकार के, ठीक है, 4 प्रकार हमने बताया था, उसमें से एक विशेषण होता है गुणवाचक विशेषण, और उसी गुणवाचक विशेषण के कितने प्रकार होते हैं ये आपको बताना है, उसी गुणवाचक विशेषण के कितने प्रकार होते हैं ये आपको बताना है, ठीक है। और विशेषण के कौन कौन से प्रकार हमने आपको बताए थे, एक गुणवाचक बताया था, एक संख्यावाचक बताया था, एक परिमाणवाचक और एक संकेतवाचक, 4 प्रकार हमने आपको बताए थे। तो उस गुणवाचक विशेषण के होते हैं 7 प्रकार, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। उस गुणवाचक विशेषण कितने प्रकार होते हैं, 7। जैसा काम वैसा दाम में जैसा शब्द क्या है, जैसा काम वैसा दाम, ये देखिए जैसा काम वैसा दाम, ये बताना है आपको, 83 नंबर प्रश्न। जैसे अगर आपको कभी लगता हो कि हमारा हिंदी व्याकरण बहुत अच्छे से तैयार हो गया, हमको हिंदी आसान हो गई, हमारी हिंदी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है हमको, जब आपको हिंदी आसान लगने लगे तो हमारी इस क्लास को आप ज़रूर देखिए, आपको लगेगा कि हमारी तैयारी अभी अधूरी है, हमने जो तैयारी की है वो पूरी नहीं की है। तो आप अपने पुराने नोट्स को, पुरानी किताबों को ज़रूर पलटेंगे, क्योंकि हमने प्रश्न के स्तर को इस कदर रखा है कि आप अपनी तैयारी को फिर से एक बार उलटने पलटने के लिए मजबूर हो जाएंगे। जैसा काम वैसा दाम में क्या हो जाएगा, जैसा काम वैसा दाम में पूछा है कि जैसा शब्द क्या है, जैसा शब्द जो है क्या है, तो जैसा शब्द हो जाएगा विशेषण, जैसा शब्द क्या है, जैसा शब्द हो जाएगा विशेषण, जैसा शब्द क्या हो जाएगा विशेषण, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा इसमें, ठीक है। 250 रुपये में कौन सा विशेषण है, 250 रुपये में कौन सा विशेषण है, 250 रुपये में कौन सा विशेषण है, प्रश्न नंबर 84, प्रश्न नंबर 84, इसमें हो जाएगा देखिए 250 रुपये, अपूर्ण संख्या बोधक, अपूर्ण संख्या बोधक, जैसे एक पूर्ण संख्या बोधक विशेषण होता है, एक अपूर्ण संख्या बोधक होता है, दोनों ऑप्शन में दिए गए हैं, जिसमें जैसे पूर्ण संख्या का बात हो, जैसे 1 किलो आलू, 2 किलो चीनी, 5 किलो अनाज, तो ये पूर्ण संख्या बोधक हो जाएगा, ठीक है, ये सारी चीज़ें पूर्ण संख्या बोधक। अपूर्ण संख्या बोधक जैसे 2.5 किलो हम कहते हैं चीनी, 1.25 किलो सेब, आधा किलो अनार, तो ये अपूर्ण संख्या बोधक हो जाएगा, ठीक है। जिसमें पूर्ण संख्या मतलब ये है कि उसमें आधा, सवा,
ये सारी चीज़ें ना आए वो पूर्ण संख्या बोधक हो जाएगा, जिसमें ये सारी चीज़ें शामिल हो जाएंगे वो जो है अपूर्ण संख्या बोधक हो जाएगा। ठीक है। भूतकाल के कितने भेद होते हैं? भूतकाल के कितने भेद होते हैं ये आपको बताना है। एक काल 3 प्रकार के होते हैं, ये सबको पता होगा। एक वर्तमान, भूत और भविष्य। काल 3 प्रकार के होते हैं, तो वही पूछा है भूतकाल के कितने प्रकार होते हैं। तो भूतकाल के जो है होते हैं वो 6 प्रकार। भूतकाल के होते हैं 6 प्रकार। अगर पूछ लिया जाए वर्तमान काल के कितने प्रकार होते हैं, तो वर्तमान काल के होते हैं 3 प्रकार। और इसी समय हम ये भी देख लेते हैं भविष्य काल के कितने प्रकार होते हैं। तो भविष्य काल के कितने प्रकार होते हैं, वो होते हैं 2 प्रकार। ठीक है। भूतकाल के 6 प्रकार, भविष्य काल के 2 प्रकार, वर्तमान काल के हो जाएंगे 3 प्रकार। तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी सही। लेकिन इसके साथ साथ आप जो और विकल्प हैं उसको भी आप ध्यान रखेंगे। यहाँ देखिए, अगर हमको भरना है तो हम क्या भरेंगे, यहाँ भर देंगे भूतकाल, यहाँ भर देंगे भूतकाल। वर्तमान काल हम भरेंगे, यहाँ 3 प्रकार का होता है। वर्तमान काल 3 प्रकार में हम लिखेंगे। भविष्य काल के लिए कोई ऑप्शन इसमें है नहीं, तो भविष्य काल के लिए हम यहाँ लिख दें 2 प्रकार का होता है भविष्य काल। ठीक है। ये मुख्य रूप से इसका विभाजन है, कहीं कहीं अलग भी दे देता है। क्रिया विशेषण को कितने आधार पर वर्गीकृत किया गया है? क्रिया विशेषण को कितने आधार पर वर्गीकृत किया गया है? क्रिया विशेषण को कितने आधार पर वर्गीकृत किया गया है, ये आपको बताना है। तो क्रिया विशेषण को जो है वर्गीकृत किया गया है 3 आधार पर। 3 आधार पर क्रिया विशेषण के वर्गीकरण का आधार जो है 3 है। कौन कौन से हैं? कौन कौन से हैं ये भी आप देख लीजिए। एक प्रयोग के आधार पे होता है, एक प्रयोग के आधार पे होता है, एक अर्थ के आधार पे होता है, और एक होता है रूप के आधार पे। रूप के आधार पे प्रयोग, अर्थ और रूप, यानी क्रिया विशेषण को बांटने का आधार जो है वो 3 है। क्रिया विशेषण को बांटने का आधार 3 है। राम खाता होगा, राम खाता होगा, इसमें कौन सा विकल्प सही होगा, कौन सा काल होगा इसमें? सबसे पहले तो ये इसमें निर्धारित करिए कि ये वर्तमान काल है, भूतकाल है या भविष्य काल है। ठीक है। 87 नंबर प्रश्न है ये, राम खाता होगा। तो ये जो है हो जाएगा संदिग्ध वर्तमान, ये हो जाएगा संदिग्ध वर्तमान। संदिग्ध वर्तमान ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। इसमें राम खाता होगा, इसमें हो जाएगा संदिग्ध वर्तमान। समय ज़्यादा हो रहा है तो हम इसकी व्याख्या नहीं करेंगे, ये हो जाएगा संदिग्ध वर्तमान। वह पहुंचा ही होगा, वह पहुंचा ही होगा, इसमें है जो है, इसमें जो है भविष्य, वर्तमान, आसन्न भूत और हेतु हेतु मद। इसमें है आसन्न भूत, इसमें है जुखाम बहुत परेशान कर दिया है, इसमें है आसन्न भूत। सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, वह पहुंचा ही होगा। अब पढ़कर क्या होगा, अब पढ़कर क्या होगा में कौन सी क्रिया प्रयुक्त है? पूर्वकालिक क्रिया है, द्विकर्मक क्रिया है, संयुक्त क्रिया है, इनमें से कोई नहीं है। अब पढ़कर क्या होगा, तो इसमें जो है हो जाएगी पूर्वकालिक क्रिया, इसमें हो जाएगा पूर्वकालिक क्रिया। अब पढ़कर क्या होगा, इसमें हो जाएगा पूर्वकालिक क्रिया। ठीक है। सड़कें चौड़ी बनाई गई, सड़कें जो हैं चौड़ी बनाई गई में चौड़ी क्या है? चौड़ी इसमें क्या है? सड़कें चौड़ी बनाई गई। देखिए, ये भी लिखा जा सकता था कि सड़कें बनाई गई, सड़कें बनाई गई। क्या तब वाक्य गलत होता? वाक्य तब भी नहीं गलत होता, तब भी वाक्य सही होता है। लेकिन इसमें एक शब्द और जुड़ गया है कि चौड़ी बनाई गई, तो ये वाक्य की पूरकता की बात कर रहा है, वाक्य की पूरकता की बात कर रहा है। अगर ये रहे तब भी, ना रहे तब भी, तो वाक्य पूरा करने में सहयोग कर रहा है। ये वाक्य इसके बगैर भी पूरा है, तो इसमें जो है हो जाएगा ये पूरक। पूरक
सड़कें चौड़ी बनाई गई, इसमें चौड़ी क्या है, तो इसमें चौड़ी जो है, ये पूरक हो जाएगा। ये चौड़ी जो है ये पूरक हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह से ये जो है हमारा पार्ट 3 व्याकरण का पार्ट 3 कंप्लीट होता है। पार्ट 4 जल्द आएगा। आप लोग चैनल पे बने रहें। अगर आपको प्रश्न महत्वपूर्ण उपयोगी लग रहे हों तो आप चैनल को लाइक कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं और अपने जानने वाले सहयोगियों में अगर कोई ऐसे हों तो शेयर कर दीजिए। अगर ना हो तो कोई बात ही नहीं, लेकिन अगर आपको क्लास पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें। धन्यवाद।